नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी विद विक्रम पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो अध्याय जब स्टार्ट होता है तो उसके शुरू में 2 या 3 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 2 या 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी आप करवा दीजिए। तो मेरे लिए हर बच्चा इम्पोर्टेंट है। मेरा केवल मकसद ये है कि हर बच्चा पढ़े, उसको किसी प्रकार की अन्य ट्यूशन या फिर कोई महंगे स्कूल में अगर वो नहीं जा सकता है तो वो भी पढ़े। मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, प्लेटफॉर्म थे जो चाहते थे कि मैं उनके पास आकर पढ़ाऊं और वो मुझे अच्छी खासी रकम भी दे रहे थे, लेकिन मैंने आपके लिए ये रास्ता चुना। और अब आपकी ये मर्जी है, मतलब अब आपकी इच्छा है, क्या आप मेरा साथ देंगे? अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो विषय मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और लाइक करें। क्योंकि मैं किसी प्रकार की फीस आपसे नहीं ले रहा, मेरी फीस आपसे यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर पैसा कमाना होता तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकता था और वहां से मैं पैसा कमा सकता था। मेरा मकसद ये है कि हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुंचे जो महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसको ये सुविधा नहीं है अच्छे पढ़ने की। मोबाइल हर घर में है, हर बच्चा पढ़ सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो YouTube क्या करेगा, अपने आप बाकी बच्चों के पास, बाकी लोगों के पास वीडियो को भेजेगा। और मेरा जो ये मकसद है कि सभी बच्चे पढ़ें, किसी को भी ये कमी नहीं हो कि मेरे पास अच्छा टीचर नहीं था, मेरे पास पढ़ने के साधन नहीं थे। तो इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें। तो चलिए आज का जो अध्याय है, जो आज का वीडियो है, वो हमारा स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं? ये प्रश्न है जो मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं, ये आपके पाठ के आधार पे आंसर लिखवा रहा हूं। तो मानचित्र क्या है, हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट लेसन मिल जाएगा। तो मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या है? तो आप देखिए कि उत्तर इसका क्या है। जो मानचित्र है आपका, मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। इसमें बताया गया है कि जो मानचित्र है ना, वो किसी भी स्थान का, कोई भी स्थान, मान लीजिए आपका घर है, गांव है, देश है या संसार या पूरी पृथ्वी है, उसका क्या है, एक प्रतीकात्मक चित्रण। प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है कि उसके जैसा एक छोटा चित्रण है। जैसे आपकी पृथ्वी है, उसके जैसा हमने क्या बना दिया, ग्लोब बना दिया। तो उसी प्रकार मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण है या रेखांकन है। रेखांकन मतलब कि रेखाओं से हमने उसके जैसा बना दिया है, तो इसको बोलते हैं मानचित्र। यह एक लघु मतलब छोटे और बड़े क्षेत्र दोनों का हो सकता है। यहां पे आएगा हो सकता है, यहां पे हो सकता है, आप कर लेना। मानचित्र आपको समझ में आ गया? क्या होता है कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु, छोटे और बड़े क्षेत्र दोनों का हो सकता है, मतलब किसी घर का और किसी पूरे देश का, किसी राज्य का, जिले का, किसी भी क्षेत्र का ये हो सकता है। अब आगे है, मानचित्र का उपयोग कैसे करते हैं? मानचित्र का उपयोग किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। अगर हमें किसी स्थान की लोकेशन, स्थिति का पता लगाना है तो हम मानचित्र की सहायता से लगा सकते हैं। और ये भी पता लगा सकते हैं कि उस स्थान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो मानचित्र का क्या उपयोग है, कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो मैंने आपको पाठ में पढ़ा दिया था। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा तो पहले कंप्लीट पाठ को पढ़िए, एक एक लाइन मैंने आपको समझा रखी है। तो मानचित्र का उपयोग किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है और वह ये भी पता लगा सकते हैं कि उस स्थान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्लियर हुई बात?
कि मानचित्र से हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं, वह उसके द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस स्थान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये बात क्लियर हुई आपकी। उसके बाद देखिए, मानचित्र के 3 घटक हैं। भी आपसे पूछा है कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। दूरी, दिशा व प्रतीक चिन्ह। आप इनको वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार रोक लीजिए और उसको लिख लीजिए, आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे। तो दूरी, दिशा, प्रतीक चिन्ह, जिन बच्चों ने पाठ पढ़ा है उनको बिना देखे बता दिया होगा कि मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो यहां से आपका पहला जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निर्देशांक क्या है? पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश व देशांतर का उपयोग कैसे करते हैं। काफी बच्चों को ये क्वेश्चन परेशान करता है और उनको समझ में नहीं आता, और कई तो जो मैथ की दृष्टि से लिखवा देते हैं कि निर्देशांक क्या होते हैं। वैसे तो अगर मैं आपको निर्देशांक बताऊं, जो निर्देशांक होते हैं वो आपके इस प्रकार होते हैं। जैसे हमने कोई भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिए ना, आपके अभी 6th क्लास में ग्राफ वाली ये आया नहीं होगा चैप्टर, तो ये आपका x होता है और ये y होता है। जो x और y की जो वैल्यू होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हम निर्देशांक बोलते हैं। इससे भी हम किसी पॉइंट का ही पता लगाते हैं, लेकिन हमें जो आंसर देना है वो हमें हमारे पाठ के आधार पे देना, अध्याय के आधार पे देना। देखिए, अक्षांश व देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। कि किसी स्थान के निर्देशांक कितने होते हैं? 2। एक आपका क्या? अक्षांश और एक देशांतर। क्लियर हुई ये बात? एक अक्षांश व एक देशांतर। उसके बाद ये क्या कहता है? जब आप अक्षांश और देशांतर को जोड़ते हैं तो आपको एक निर्देशांक प्रणाली मिलती है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की विशिष्ट पहचान करती है। आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक अक्षांश और एक देशांतर। और जब आप अक्षांश व देशांतर को जोड़ते हैं तो आपको एक निर्देशांक प्रणाली मिलती है, और जिससे हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। एक उदाहरण से देखिए, जैसे हम दिल्ली, पृथ्वी पर दिल्ली की स्थिति का पता करना है तो हमें दिल्ली के दोनों निर्देशांक हमें पता होने चाहिए। कि ये देखिए आपका, ये यहाँ पे मैं इस साइड आपको समझ में आ जाएगा, यहां से दिख जाएगा आपको इतना। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा क्या है? ग्लोब है, पृथ्वी है, और इस पे हमें दिल्ली की स्थिति पता लगानी है। और मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी स्थान की स्थिति का पता लगाना है पृथ्वी पर तो आपके पास 2 निर्देशांक होने चाहिए, अक्षांश व देशांतर। तो आपको दिल्ली के अक्षांश व देशांतर पता होने चाहिए, जो कि 29 डिग्री उत्तरी। मैंने आपको जब अक्षांश व देशांतर समझाए थे तब बताया था कि अगर किसी संख्या के आगे उत्तरी या फिर दक्षिणी लिखा है तो अक्षांश है। मतलब अक्षांश के आगे हमेशा या तो आपको उत्तरी मिलेगा या दक्षिणी मिलेगा। यदि पूर्वी या पश्चिमी लिखा है, इसका मतलब वो उस स्थान का क्या है? देशांतर है। तो ये हमने बीच में मध्य रेखा खींच दी, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये सब आपको पता है। उसके बाद देखिए 29 डिग्री उत्तरी, तो आपको पता है कि यहां जो अक्षांश 0 डिग्री से स्टार्ट होता है या 90 तक जाते हैं, तो हमें एक 29 डिग्री का एक अक्षांश खींचना पड़ेगा। इस प्रकार ये सीधा आएगा, तो ये 29 डिग्री का अक्षांश हो गया। क्या एक निर्देशांक से हमें दिल्ली की पता लगी स्थिति? नहीं लगी ना। तो अब दूसरा दे रखा हुआ 73 डिग्री पूर्वी। अगर पूर्वी है तो इसका मतलब वो देशांतर है, और मैंने आपको बताया था ये प्रमुख यामोत्तर है 0 डिग्री। इसके अगर आप इस साइड में आओगे तो पूर्वी आपको क्या मिलेंगे? देशांतर मिलेंगे 0 से 180 तक, और इस साइड जाओगे तो पश्चिमी। तो कौन सा है? 77 डिग्री पूर्वी। तो आप यहाँ पे खींचेंगे 77 डिग्री, यहाँ पे आएगा तकरीबन। अब देखिए ये 77 डिग्री हो गया। अब आपको ये जो मिला है ना, ये जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को काटा है, उसको बोलते हैं निर्देशांक प्रणाली।
तो जहां पे ये है ना, ये जहां पे इंटरसेक्ट किया है, यहां पे क्या है, दिल्ली है आपका, यहां पर क्या है, दिल्ली है। तो ये चीजें आपको समझ में आई? अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम अक्षांश व देशांतर से किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इनको हम ग्लोब पर खींचकर दिल्ली की स्थिति का पता लगा सकते हैं, मतलब अक्षांश व देशांतर पता, तो आप ये डायग्राम भी बनाकर दिखा सकते हैं। क्लियर हुई आपकी बात? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देशांतर से स्थानीय समय व मानक समय कैसे संबंधित है? जो आपकी देशांतर है ना, उससे मानक समय और स्थानीय समय कैसे संबंधित है? मानक समय व स्थानीय समय दोनों देशांतर से संबंधित है। कैसे? जब सूर्य किसी देशांतर के ठीक ऊपर होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है ना, तो वो वहां का स्थानीय समय दोपहर के 12 बजे होगा। अब देखिए, ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपके देशांतर हैं। तो हम पहले बात करते हैं स्थानीय समय। यहां जब सूर्य इस देशांतर के ठीक ऊपर होगा तो यहां कितने बजेंगे, 12। फिर पृथ्वी घूमेगी, फिर इसके ऊपर आएगा तो यहां पे कितने बजेंगे, 12। फिर पृथ्वी घूमेगी, सूर्य एक जगह रहता है, और जो जो देशांतर सूर्य के नीचे आता जाएगा, मतलब जिस देशांतर के ऊपर सूर्य आएगा वहां दोपहर के 12 बजेंगे। ये आपको समझ में आया कि स्थानीय समय किस प्रकार देशांतर से संबंधित है? क्योंकि जिस देशांतर के ऊपर सूर्य आएगा वहां क्या होंगे, दोपहर के 12 बजेंगे। इसी प्रकार देशांतर क्या स्थानीय समय से संबंधित है। उसके बाद मानक समय, ठीक है, स्थानीय समय दोपहर के 12 बजे होगा, जबकि मानक समय किसी विशेष क्षेत्र का होगा जिसमें उस समय उस क्षेत्र के बीच से गुजरने वाली देशांतर के अनुसार होगा। जो मानक समय है ना, वो किसी विशेष क्षेत्र का होगा, किसी एक देशांतर से हम उसको नहीं लेंगे। ये मान लेते ये पृथ्वी है और ये यहाँ पे एक देश है, इसके अंदर से देखिए कितने देशांतर निकलते हैं अभी। क्लियर है? अब यहां 7 बजे होंगे तो यहां 6, यहां 5, यहां 4, क्योंकि आपको पता है हर 15 डिग्री का अंतर मान लेते हैं हम कि 15 डिग्री के अंतर पे ये, तो यहां 7। क्या पूरे देश में अलग अलग समय होगा? नहीं। तो ऐसे देशों में क्या किया जाता है कि जो देशांतर बीच से गुजरता है ना, उस देशांतर को मुख्य देशांतर मान लिया जाता है, मुख्य यामोत्तर मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? मुख्य यामोत्तर। और जब इसके ऊपर सूर्य आएगा, इसके ऊपर ठीक ऊपर, तो इस पूरे देश में क्या समय होगा, 12 बजे होंगे। पूरे देश की घड़ियों में कितने बजाने होंगे, 12। तभी आप देश के समय के अनुसार चल सकेंगे। ये बात आपको आई समझ में? कि जबकि मानक समय किसी विशेष क्षेत्र का होगा भी, जिसमें समय उस क्षेत्र के बीच से गुजरने वाली देशांतर के अनुसार होगा। क्लियर हुई बात ये आपको कि किस प्रकार देशांतर? आपको बता दिया कि जो मानक समय है प्रत्येक देशांतर से संबंधित है, सॉरी, जो आपका स्थानीय समय है वो प्रत्येक देशांतर के अनुसार होगा, लेकिन जो आपका मानक समय है वो उस देश के बीच से गुजरने वाली देशांतर के अनुसार होगा। ये बता दिया ना आपको। जबकि मानक समय किसी विशेष क्षेत्र का होगा जिसमें समय उस क्षेत्र के बीच से गुजरने वाली देशांतर के अनुसार होगा। अब हमारे स्टार्ट होते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। क्या स्टार्ट होते हैं? अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब देखिए इसमें क्या बता रखा है कि आपको पाठ्य पुस्तक पृष्ठ के 10 और अध्याय 5 में चित्र 2.5 सेंटीमीटर किसके बराबर दे रखा है, 500 सेंटीमीटर। तो आपको पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी गणना करनी है। तो मैं आपको वो एक मानचित्र बना देता हूं कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहां से देखिए,
कि ये भारत का मैंने प्रतीकात्मक मतलब भारत के जैसे दिखने वाला मैप बना दिया। जैसे मानचित्र दिखा था ना आपको, मानचित्र क्या होता है? प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है। तो गंगा नदी यहां से निकलती है और इस प्रकार समुद्र मिलती है, इसको बोलते हैं मुहाना। और नर्मदा नदी यहां से चलती है, तो यहां से यहां तक की आपने दूरी नापनी है भी, कितनी है स्केल से, तो वो आपको मिली 10 सेंटीमीटर। कितनी मिली? 10 सेंटीमीटर। और जो आपका मैप था उसमें दे रखा था 2.5 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 500 किलोमीटर के बराबर। 2.5 किसके बराबर है? 500 किलोमीटर के बराबर। तो आप मुझे ये बताइए कि 10 किसके बराबर होगी? अगर मैं 5 करूंगा, मान लो 5 किसके बराबर होगा? 2.5 का दुगना। 2.5 का दुगना कितना होता है? 5। तो 5 किसके बराबर होगा? 1000 के। और 10 किसके बराबर होगा? 2000 के बराबर होगा। तो ये बात आपको आई समझ में? इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से कि आपने जो आपका ये माप 10 सेंटीमीटर है, तो 10 बाई 2.5 कितने बने? 4 सेंटीमीटर बन गए। तो 4 बन गए, और 4 की आपको 5 से गुणा करनी है। क्लियर है बात? यहां से आपको समझ में आ गई? मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे ये कर दिया, क्योंकि इसने क्या किया है कि एक हिस्सा किसके बराबर है? यहाँ पे देख, तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको? 2.5। और ओरिजिनल दूरी कितनी मिली? 10। तो 10 में कितने बनेंगे? ये 2.5 से आप डिवाइड करोगे तो कितने बनेंगे? 4। तो यहाँ पे 2.5 1 के बराबर था, तो 10 किसके बराबर हुआ? 4 के। 1 किसके बराबर? 500 के। तो 4 किसके बराबर होगा? 500 गुणा में 4, 2000 किलोमीटर। दोनों प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया। जब लंदन में दोपहर के 12 बजे का समय होता है, तो भारत में उस समय साय के 5:30 बजते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप पॉज करके नहीं लिखना चाहते तो आप इस प्रकार रोक के लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फोन में और बाद में लिख लीजिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया था जब हम लेसन पढ़ रहे थे कि इस प्रकार एक प्रमुख यामोत्तर है, और इस साइड जो देश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्व में, पूर्व दिशा में, और जो इस साइड आएंगे वो पश्चिम में। ठीक है। और ये 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है। और यहीं पे आपका लंदन शहर है, और इस समय यहां पे कितने बजे? दोपहर के 12 बजे। और मैंने बताया था आपको शॉर्ट में याद करने के लिए कि ये जो लंदन के ग्रीनिच क्षेत्र से जो गुजरती है ना, वो लाइन जैसे जैसे आप इसके 15 डिग्री इस साइड जाओगे तो 1 घंटा टाइम को ऐड करना है, और इस साइड जाओगे तो 1 घंटा घटाना है। तो जैसे आप भारत है यहां पे कितने पे? 82.5 डिग्री पे। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए कितने हो गए? 15, 30, 45, 60 और 75। 15 पे 1 घंटा, 30 पे 2, 45 पे 3, 60 पे 4, 75 पे 5, और 75 के बाद भी कितने हैं? 7.5 और उसकी 30 मिनट। तो कितने आगे हो गया ये? 5 घंटे 30 मिनट। पहले आप प्रैक्टिकल समझ लिए कि हुआ कैसे, फिर हम थ्योरी बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। ये बात आपको समझ में आ गई कि भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे क्यों है। अब देखिए आपको लिखना क्या है भाई, क्योंकि भारतीय मानक समय ग्रीनिच मानक समय से 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ये आपको बता दिया कि भारत का समय किस पे आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित है, जो लंदन की रेखा से पूर्व में स्थित है। जो कहां स्थित है? पूर्व में स्थित। आपने ये भी बता दिया। सबसे पहले आपने बताया कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री है, मानक जो देशांतर है वो कितने डिग्री बता दिया। फिर आपको बताना है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो लंदन से पूर्व की दिशा में स्थित है। ये बात आपने बता दी। अब आगे बताएंगे कि जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं
हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा बढ़ता है। और फिर आपको ये लॉजिक बता देना है कि जैसे जैसे हम पूर्व में बढ़ेंगे समय क्या होगा, 1 घंटा आगे बढ़ेगा। इसलिए भारत में 5:30 बजे होते हैं, जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं। ये डायग्राम भी आप बनाकर दिखा सकते हैं, ताकि अगर आपकी थ्योरी में थोड़ी बहुत कमी रहती है तो डायग्राम के माध्यम से आपका जो आंसर वो कंप्लीट हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? आपका जो मानचित्र है उसमें हम क्या है, कुछ रंगों का प्रयोग करते हैं और कुछ प्रतीक चिन्हों का यूज करते हैं, ऐसा क्यों? मान लेते ये कोई मानचित्र है, किसी देश का मानचित्र है, और आप देखेंगे कि देश कितना बड़ा होता है। हम मान लेते हैं कि ये देखिए, ये भारत देश का मानचित्र है। तो इसमें कुछ रंग आपको मिलेंगे कि जैसे यहाँ पे ब्लू रंग दे दिया, या फिर यहाँ पे ब्लू दे दिया, यहाँ पे कुछ ब्राउन दे दिया, इस प्रकार से रंग दे दिए, कुछ चिन्ह दे दिए कि इस प्रकार से है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम किसी बड़े क्षेत्र का मानचित्र बनाते हैं ना, तो उसमें अगर हर चीज को दिखाएंगे, हर चीज का नाम लिखेंगे, तो वो मानचित्र बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, भरा हुआ हो जाएगा। ठीक है, और उसको समझने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। या फिर कुछ ऐसे कलर होते हैं जो निर्धारित होते हैं, पहले से पता होता है कि इसका ये रंग होता है। जैसे यहाँ ब्लू कलर दे दिया ना, तो यहाँ पे ब्लू कलर दे दिया मान लो, तो इसका मतलब पता चल जाता है यहाँ पे पानी है। वहां पे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पे जोहड़ है या झील है या क्या, जब हम बड़े क्षेत्र का मानचित्र बना रहे होते हैं। तो इसकी आप थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे, तो मैंने आपको उत्तर समझ में आ गया एक बार कि जब हम किसी बड़े क्षेत्र का मानचित्र बनाते हैं, तो अगर उन्हें सभी चीजों के नाम या उनके डिजाइन बनाएंगे तो वो मानचित्र बहुत भरा हुआ हो जाएगा और जटिल मतलब कठिन हो जाएगा, समझने में अटपटा लगेगा। इसलिए हम मानचित्र साफ सुथरा रहे और आसानी से समझ में आए, इसलिए वहां पे चिन्हों और रंगों का हम प्रयोग करते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए आप थ्योरी कैसे लिखेंगे। मानचित्र पर कई चीजें दिखाई जाती है, जैसे नदियां, पहाड़, सड़कें, शहर आदि। ठीक है, यदि हम उन सारी चीजों को ड्रा करेंगे ना, तो आपको कुछ मानचित्र में समझ में ही नहीं आएगा। अगर इन्हें केवल शब्दों में दिखाया जाए, मतलब उनके नाम लिखे जाएं, सड़क ऐसे, तो मानचित्र जटिल और भरा हुआ लगेगा। जटिल मतलब कठिन और भरा हुआ मतलब उसमें कोई स्पेस जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हम प्रतीक चिन्हों और रंगों का उपयोग करते हैं ताकि मानचित्र साफ, सरल और समझने में आसान हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये भी, और यहां पे आपको पता पहाड़ है, पहाड़ हमें दिखाने हैं, तो मैंने एक ऐसे निशान बना दिया और यहां लिख दिया पहाड़। ठीक है, तो जहां जहां भारत में पहाड़ होंगे तो मैं ऐसा निशान बना दूंगा, आप समझ जाएंगे कि पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है। लेकिन मैं यहाँ पे भी लिख दूं पहाड़, यहाँ पे भी पहाड़, यहाँ भी पहाड़, और यहाँ इस प्रकार की लाइन देख के मैंने लिख दिया नदी, तो मैं इस प्रकार की लाइन बना दूंगा, आप समझ जाएंगे कि ये नदी है। मानचित्र देखो कितना साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूं नदी, यहाँ पे भी लिखूं नदी, तो देखो कैसे ये बढ़ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। आपके घर या स्कूल की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है, पता लगाएं। तो सबसे पहले तो आपको 8 दिशाएं पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप जहां बैठे हैं वहीं से पता लगाइए कि कौन सी दिशा है भी आपके, इस साइड, सामने और पीछे कौन सी दिशाएं, पहले आपको नेचुरल ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका स्कूल का, आपको स्कूल बना लेना है ऐसे। ठीक है, तो फिर आपको यहां स्कूल का जो गेट है, मान लो कि गेट यहां है, यहां गेट लिख देना है और यहां दिशाएं लिख देनी है कि मान लो यहां पे उत्तर है, यहां पे दक्षिण है, यहां पे पूर्व और यहां पे पश्चिम है।
फिर आपको लिखना है कि पूर्व साइड में क्या है, आपके स्कूल में कोई गांव है या फिर और कोई बिल्डिंग है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, और उसके बाद बीच में इस साइड में, इन दोनों के बीच में आपको दिशा लिखेंगे उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में क्या है, इस प्रकार आपको सभी दिशाओं के नाम लिखने हैं ऐसे, जैसे उत्तर, उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है और दक्षिण में क्या है। 4 दिशाएं हो गई, 4 दिशाओं में लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे उत्तर पूर्व, बीच की दिशा, इनके नाम लिखेंगे उत्तर पूर्व में क्या है। तो आप ये, मैं आशा करता हूं कि अब इनको आप आराम से लिख लेंगे। 8 दिशाएं होंगी ना, एक तो ये देखो 4 हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक एक इनके बीच में भी, तो 8 दिशाएं होंगी। 8 दिशाओं में आप लिख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं। ये बात यहां पे क्लियर हुई आपकी। स्थानीय समय व मानक समय के बीच में क्या अंतर है भी, स्थानीय समय व मानक समय के बीच में क्या अंतर है। मैंने पहले भी आपको, जब हम वो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे तब बताया था, स्थानीय समय सूर्य की स्थिति के अनुसार होता है। स्थानीय समय किसी स्थान के देशांतर रेखा के अनुसार सूर्य की स्थिति से निर्धारित होता है। कोई भी स्थान है उसका हमें स्थानीय समय निकालना है तो हमें क्या करना होगा, देशांतर रेखा के अनुसार सूर्य की स्थिति देखनी है। कि मान लेते हैं ये कोई देश है एक, यहां पे ये इतनी देशांतर यहां से गई हुई है, तो इस स्थान का हमें अगर क्या देखना, स्थानीय समय, तो सूर्य जब ऊपर होगा तब यहां दोपहर के 12 बजेंगे, इस स्थान के ऊपर होगा तब यहां दोपहर के 12, मतलब अलग अलग स्थानों पर स्थानीय समय क्या होता है, अलग अलग होता है। हर स्थान का अलग स्थानीय समय होता है। जब सूर्य आकाश में सबसे ऊपर होता है तब वह स्थान का स्थानीय समय 12 बजे होता है भी, ठीक है। जब किसी भी स्थान पर सूर्य सबसे ऊपर होता है तब वहां का स्थानीय समय क्या होता है, 12 बजे होता है। अब ये एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ 12 बजे हैं, हर 15 डिग्री पे अगर आपके इस साइड आओगे ना पूर्व में, तो यहाँ कितना बजेगा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12 बज रहे थे, तो यहाँ पे पश्चिम हो गई ना इससे, तो यहाँ पे कितना आओगा, 11, यहाँ 10। तो इस प्रकार से ये समय आएंगे भी। उस स्थान से अगर आप ध्यान रखना है कि जो आपकी पूर्व दिशा की साइड अगर आप जाएंगे तो एक बढ़ाते जाना है, अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे तो एक घटा के जाना है। और पूर्व और पश्चिम आप कैसे याद करेंगे, आपको लिखना पेज पे पप्पू। क्या लिखना है, पप्पू। अगर आप पूर्व पश्चिम भूल जाते हैं तो आप पप्पू लिखिए भी। क्या लिखिए, पप्पू। आपने इस साइड तो क्या है, पश्चिम है, और इस साइड क्या है, पूर्व। जैसे मैं स्कूल में हूं, मैं भूल गया कि पश्चिम किस साइड है और पूर्व दिशा किस साइड है, तो मैं, ये मेरा एक पेज है, यहाँ पे मुझे पता करना है पूर्व किस साइड और पश्चिम किस साइड है, तो मैं क्या लिखूंगा, पप्पू। तो ये तो आपकी पश्चिम दिशा है और ये कौन सी दिशा है, पूर्व। और उत्तर दक्षिण का आपको पता है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो आपका स्थानीय समय है वो किसी स्थान के सूर्य की स्थिति के अनुसार होता है। आप इसको भी छोड़ सकते हैं कि जैसे ये ना, यहां लिख लेना कि जो स्थानीय समय है सीधा इसको छोड़ देना। अगर आप पूरा लिखो तो अच्छी बात है, आप यहां पे लिख सकते हैं स्थानीय समय। स्थानीय समय सूर्य की स्थिति से निर्धारित होता है। आपके लिए और ज्यादा आसान रहेगा, आप कंप्लीट याद रखते हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है। लेकिन फिर अगर आप और आसान भाषा तो आप लिखना है स्थानीय समय सूर्य की स्थिति से निर्धारित होता है। जब सूर्य आकाश में सबसे ऊपर होता है तो वह उस स्थान का स्थानीय समय होता है, ठीक है। स्थानीय समय मतलब दोपहर 12 बजे। ये भी आपको लिखना है कि उस स्थान का स्थानीय समय 12 बजे होता है भी। या फिर ये आप लिख देना कि दोपहर 12 बजे। अब मानक समय भी, एक देश या बड़े क्षेत्र के लिए तय किया गया समय।
तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से मान लीजिए कि आपने ये कोई देश है, यहाँ पे ये देशांतर है, तो हर देशांतर पर स्थानीय समय तो क्या होगा, अलग होगा। लेकिन हम किसी एक समय के एक देश के लिए एक देशांतर को उसके बीच का जो देशांतर होता है ना, उसको मान लेते हैं जब सूर्य उस देशांतर के ठीक ऊपर आता है तो यहाँ कितने बजते हैं, 12, और सभी को अपनी घड़ी में 12 बजाने पड़ते हैं पूरे देश में, और उसी के अनुसार समय चलता रहता है। मानक समय किसी विशेष क्षेत्र का होगा, मतलब हर एक देशांतर का नहीं, पूरी दुनिया का नहीं, किसी एक विशेष क्षेत्र का होगा भी, जिसमें समय उस क्षेत्र के बीच से गुजरने वाले देशांतर के अनुसार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं जिसमें समय उस क्षेत्र के बीच से गुजरने वाले देशांतर के देशांतर, और यहाँ पे आप ऐड करना देशांतर व सूर्य की स्थिति के अनुसार, सूर्य की तिथि के अनुसार होगा। ये बात आपको आई समझ में। जो आपका स्थानीय समय है वो तो प्रत्येक देशांतर व सूर्य की स्थिति के अनुसार होगा, लेकिन जो मानक समय है वो बीच किसी क्षेत्र के बीच से गुजरने वाली देशांतर व सूर्य की स्थिति के अनुसार होगा। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूं। जो स्थानीय समय है वो तो आपका प्रत्येक देशांतर उस स्थान की देशांतर व सूर्य की स्थिति के अनुसार होगा, लेकिन जो आपका ये मानक समय है ये उस क्षेत्र के बीच से गुजरने वाली रेखा देशांतर रेखा व सूर्य की स्थिति के अनुसार होगा। ये बात कंप्लीट हुई आपको, ये चीजें आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली और बेंगलोर के अक्षांश क्रम से 29 डिग्री और 13 डिग्री हैं, उनका देशांतर लगभग दोनों का सेम है, तो दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो ये एक बार देख लेता हूं मैं, थोड़ी सी लाइट में दिक्कत है, आप 1 मिनट का वेट कीजिए कि कहां से ये ट्यूनिंग आ रही है। 1 मिनट आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं। भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली और बेंगलोर के अक्षांश क्रम से 29 डिग्री उत्तरी और 13 डिग्री उत्तरी है। अब देखते हैं कि आप एक बार मैप देखिए कि यहां समझिए आप। हम मान लेते हैं कि दो शहर है, ये दिल्ली और आपका दूसरा कौन सा बताया है, बेंगलोर। ये बेंगलोर है। इनके जो अक्षांश आपको पता है कि इस प्रकार होते हैं। तो यहाँ के जो अक्षांश इस प्रकार है, एक का 29 डिग्री है और एक का 13 डिग्री है, और देशांतर दोनों का क्या है, एक ही है, 77 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि हमें पता है कि जो समय है वो किस पर निर्धारित होता है, देशांतर पर, न कि अक्षांश पे। इसलिए उन दोनों का जो स्थानीय समय है उनमें कोई अंतर नहीं होगा। आप 500 नंबर में लिखेंगे कि दोनों का समय एक ही रहेगा, क्योंकि जो स्थानीय समय है वो देशांतर पर निर्भर करता है, अक्षांश पर नहीं। क्योंकि दोनों नगरों का देशांतर लगभग समान है, इसलिए उनका जो स्थानीय समय भी एक ही होगा। अक्षांश अलग होने का स्थानीय समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल देशांतर के अनुसार समय में अंतर आता है। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सही व गलत है। अक्षांशों के सभी समांतरों की लंबाई समान होती है, नहीं होती बिल्कुल, कि ये आपके अक्षांश, ये देखिए बीच वाला तो क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर ऐसे जैसे ऊपर जाते हैं बिल्कुल छोटा, तो ये क्या आपका रॉन्ग। सभी अक्षांशों की लंबाई समान नहीं होती।
उसके बाद देशांतरिक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा से आधी होती है, बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग 42,000 होती है और इसकी 20,000। तो यहाँ पे ये क्या होता है, लगभग आधी होती है, बिल्कुल सही। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी है। तो ये देखिए यहाँ पे होगा दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश और ये 90 डिग्री होते हैं अक्षांश 0 से लेके 90 तक। तो ये भी क्या है, सही। असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है। ये देखिए, ये आपका भारत हो गया, यहाँ पे असम है और ये भारत का मानक समय है और ये असम का स्थानीय समय। स्थानीय समय इस देशांतर के अनुसार और मानक समय इस देशांतर के अनुसार क्या दोनों एक होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि यहां जाएंगे टाइम बढ़ेगा और इनमें लगभग 10 या 15 डिग्री के आसपास अंतर है। तो लगभग इनमें 40 मिनट का अंतर होगा भारत के मानक समय में और असम के स्थानीय समय में, क्योंकि जो भारत का मानक समय इस यामोत्तर के अनुसार होगा और असम का स्थानीय समय इसके अनुसार। और हमें पता है कि देशांतर बदलने पर समय भी बदलता है। समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर के समान होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो समय क्षेत्र को निर्धारित करता है ना, ये जो है आपकी देशांतर रेखाएं, ये एक ही होती है। हर 15 डिग्री पर 1 घंटा बदलता है, यही समय क्षेत्र को क्या करती है, अलग करती है। तो ये भी क्या आपका सही, ये कौन सा था आपका गलत। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वर्त है, आपको बताया था कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री और ये भी क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा भी क्या है, एक अक्षांश है। जिन्होंने लेसन पढ़ा होगा उसको सारी चीजें ये पता होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पर जो अगला अध्याय होगा उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।